आतंकी साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। दिल्ली धमाके में जिस मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया वो घाटी में कभी आतंक का पोस्टर बॉय रहा जाकिर मूसा का जिगरी दोस्त निकला। जाकिर मूसा हिजबुल मुजाहिदीन और जैश का टॉप कमांडर था। जाकिर मूसा ने अजल अंसार गजवात उल हिंद नाम से एक आतंकी गुट बना रखा था और जाकिर मूसा के एनकाउंटर के बाद मौलवी इरफान घाटी में आतंकी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन दिल्ली बम धमाके से ठीक पहले मौलवी इरफान सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ गया। मगर अब भी मौलवी इरफान के मकड़ा कोडनेम वाले आतंकी हैंडलर एक्टिव थे और पाकिस्तान, तुर्की और दुबई में फैला मौलवी इरफान का टेरर जाल कैसे एक एक करके तबाह हो रहा है और कैसे एक मैसेज ने ही जैश के सबसे बड़े आतंकी हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले का सबसे सॉलिड और अहम डायलॉग है ये। यकीन करना मुश्किल है लेकिन सच यही है। पुलिस की दी चेतावनी ने जैश ए मोहम्मद की सबसे खौफनाक साजिश का द एंड कर दिया है। ये धमकी मिलते ही डॉक्टर उमर पर पागलपन सवार हो गया था। ये मैसेज पढ़ते ही डॉक्टर उमर दुर्दांत दहशतगर्द बन गया था। जो डॉक्टर पूरे देश को दहलाने का बारूद जुटा चुका था, जिस उमर ने मौलवी इरफान अहमद के बनाए व्हाइट कॉलर आतंकियों के गिरोह की कमान संभाल रखी थी, वो जम्मू कश्मीर पुलिस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी गई वार्निंग देखते ही आत्मघाती बम बनकर फट गया। दिल्ली बम ब्लास्ट और जम्मू कश्मीर पुलिस की दी चेतावनी की टाइमिंग का फर्क पहले देख लीजिए। ताकि खौफनाक साजिश के सारे सिरे खुद ब खुद सुलझते जाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक्स हैंडल से 10 नवंबर की शाम 6:10 पर एक पोस्ट की जाती है जिसमें लिखा जाता है कि यू कैन रन बट यू कांट हाइड, मतलब तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। इस चेतावनी के महज 40 मिनट बाद 6:50 पर दिल्ली के लाल किले के पास दौड़ती गाड़ी में बम धमाका हो जाता है। डॉक्टर उमर मौत बांटने के सामान के साथ घूम रहा था। डॉक्टर उमर मसूद अजहर की खातिर कुर्बानी देने निकला था। डॉक्टर उमर को बड़ा नहीं बहुत बड़ा मिशन सौंपा गया था, लेकिन वो 10 नवंबर की सुबह से घबराया हुआ था, अलग अलग ठिकानों पर भाग रहा था, छुपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस उसके आतंकी साथियों को शिकंजे में लेने लगी थी। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। श्रीनगर, फरीदाबाद, सहारनपुर से उमर नबी को बैक टू बैक डरावने अपडेट मिल रहे थे, जिससे मौत का सौदागर अपनी मौत को करीब आते देखने लगा था। उमर को जैसे ही एहसास हुआ
कि वो फंसने जा रहा है, उसने सबसे पहले उसी जगह पनाह लेने की कोशिश की जहां से विस्फोटक का बंदोबस्त किया गया। ये जगह हरियाणा के मेवात में है। मेवात के रास्ते हरियाणा के नूह के फिरोजपुर जरिका में लोकल टोल पर उमर नबी की गाड़ी 10 नवंबर को तड़के सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई। दिल्ली के लाल किले में हुए धमाके के तार नूह से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जांच एजेंसियों को विस्फोटक के ट्रेल के बारे में जानकारी जुटा रही थी और इसी बीच ये खबर पता चली कि जो विस्फोटक था वो नूह से खरीदा गया होगा। तो ऐसे में जांच एजेंसी जो है वो नूह के पिनगुआ कस्बे में पहुंचती है, जहां से ये पता चला कि इसी अग्रवाल एजेंसी से फर्टिलाइजर खरीदा गया जिससे अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। फिलहाल ये दुकान आप देख सकते हैं बंद है। दरअसल ये नूह जिले का एक कस्बा है पिनगुआ, यहाँ अग्रवाल एजेंसी से ही जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, वो खरीदा गया और इसके जो खाद विक्रेता हैं दिनेश अग्रवाल उर्फ डब्बू, उन्हें बताया जा रहा है हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। मेवात में जब डॉक्टर उमर नबी को छिपने की कोई अच्छी जगह नहीं मिली तो वो दिल्ली की तरफ भागा। दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचते ही डॉक्टर उमर की करतूत जगह जगह कैमरे में कैप्चर होने लगी थी। हालांकि इस बात से अनजान डॉक्टर उमर अपने छिपने के लिए गाड़ी दौड़ाता जा रहा था। इस वक्त हम फरीदाबाद बदरपुर टोल पे खड़े हुए हैं और इस तरफ से फरीदाबाद से जो गाड़ियां आती हैं वो इसी टोल से होते हुए दिल्ली में एंट्री करती हैं। मोहम्मद उमर है जो जैश का आतंकी है, वो फरीदाबाद से इसी टोल को क्रॉस करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आता है। 10 तारीख को उमर मोहम्मद की I-20 कार फरीदाबाद से बदरपुर टोल होते हुए 8:20 पर इसी ओखला इंडस्ट्रियल पेट्रोल पंप के सामने से गुजरती है। जगह दिल्ली के कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल और समय 2:05। ठीक इसी जगह से डॉक्टर उमर की गाड़ी सीसीटीवी में कैप्चर हुई और यहां से तुर्कमान गेट के लिए बढ़ी। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली की ये फैज इलाही मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। 10 तारीख को जब लाल किले के पास I-20 गाड़ी में ब्लास्ट होता है जिसमें कि मोहम्मद उमर सवार था, जो गाड़ी को चला रहा था, वो लाल किला पहुंचने से पहले इसी मस्जिद में आता है। दिल्ली में बम बनाने की लोकेशन और छुपने का ठिकाना तलाश रहे डॉक्टर उमर नबी को पहला करंट दोपहर में लगा। सोशल मीडिया पर जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की जानकारी दी, 10 नवंबर दोपहर 1:40 पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर मुजम्मिल और अदील अहमद राथर के साथ 7 आतंकियों को गिरफ्तार करने की सूचना जारी की। जैसे ही डॉक्टर उमर नबी ने ये न्यूज पढ़ी, उसका खून जम गया। डॉक्टर उमर तब दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास था। दोपहर 2:05 पर उसकी बारूदी गाड़ी सीसीटीवी कैमरे में दिखी। फिर कनॉट प्लेस से उमर नबी लाल किला पार्किंग की तरफ भागा। 3:19 पर उमर की गाड़ी पार्किंग में जाकर रुक गई। इसके बाद 3 घंटे तक डॉक्टर उमर प्लानिंग करता रहा, खूनी तरकीबें सोचता रहा। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर उमर के नाम पैगाम भेजा, उसका सब्र जवाब दे गया। बस यही एक लाइन डॉक्टर उमर की दहशत का कारण बन गई। उसे लगा एजेंसियां अब उस तक पहुंच चुकी है। पार्किंग में बैठे बैठे उसका मनोबल टूट गया। उसका डर अब पागलपन में तब्दील हो चुका था। 13 मिनट बाद 6:23 पर वो अपनी I-20 गाड़ी स्टार्ट करता है और जल्दबाजी में पार्किंग से बाहर निकल पड़ता है। लेकिन बाहर ट्रैफिक था, हॉर्न का शोर था और उमर के भीतर सिर्फ डर ही डर था। पकड़े जाने का डर, मंसूबों के ध्वस्त होने का डर। शाम 6:50 पर पार्किंग से निकले 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक धमाका हो गया। कार के परखच्चे उड़ गए और वहीं खत्म हो गया डॉक्टर उमर का आतंक। जांच में पता चला कि बम पूरा असेंबल नहीं था, फायरिंग अधूरी थी
मतलब उसने जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया। डर और घबराहट ने उसके हाथ कपा दिए थे। वो बम को कहीं छिपाने की सोच रहा था, लेकिन डर ने पहले ही सब खत्म कर दिया। एक चेतावनी ने उसे बिल से बाहर निकाला और उसी चेतावनी ने आतंकी को मौत तक पहुंचा दिया। दिल्ली धमाकों से जुड़ी एक थ्योरी का सच डीएनए रिपोर्ट से बाहर आ गया। रिपोर्ट में पता चला कि 10 नवंबर को जिस I-20 कार में धमाका हुआ, उस कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। कार से मिली हड्डियों और दांतों के सैंपल को डॉक्टर उमर की मां के डीएनए से मैच कराया गया, जो पूरी तरह से मैच हो गया। लेकिन डॉक्टर उमर जिस आतंकी टोले का अदना आत्मघाती है, उसके कई फिदायिनों का नकाब उतरना भी बाकी है। जैश के इस नेटवर्क में कई आतंकी इंटरनेशनल हैं। जांच एजेंसियों को दिल्ली को दहलाने की साजिश में दुबई से भी फंडिंग के सुराग मिले हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही है कि धमाके से पहले डॉक्टर अदील कहां गया, क्योंकि उन्हें शक है कि दिल्ली धमाके के तार तुर्की और पाकिस्तान के अलावा दुबई से भी जुड़े हैं और दिल्ली को दहलाने के लिए दुबई से भी फंडिंग हुई थी। दिल्ली धमाके का दुबई कनेक्शन इसलिए खंगाला गया क्योंकि धमाके से ठीक पहले जब डॉक्टर अदील यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ, उस समय डॉक्टर अदील का भाई मुजफ्फर दुबई में था और इसी बात ने जांच एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सबसे पहले इस बात की जांच शुरू हुई कि धमाके से ठीक पहले डॉक्टर अदील का भाई दुबई क्यों गया था। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि डॉक्टर अदील का भाई 2 महीने पहले भी दुबई गया था। इससे पहले अदील के भाई की पाकिस्तान जाने की भी खबर है। शक है कि अदील का भाई फंड इकट्ठा करने के लिए पहले पाकिस्तान और फिर दुबई गया था। डॉक्टर अदील का भाई जांच एजेंसियों के रडार पर है। अभी ये भी पता लगाया जाना है कि अदील का भाई ही दुबई गया था या फिर अदील भी। हालांकि एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अदील अहमद राथर 31 अक्टूबर को दिल्ली में था, क्योंकि उसके घर के बाहर कचरे से एक फ्लाइट टिकट मिला है जो 31 अक्टूबर का है। यह टिकट श्रीनगर से दिल्ली का है, जिससे साफ है कि धमाके से 10 दिन पहले अदील अहमद राथर दिल्ली में था। जैश के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल में अदील अहमद राथर मौलवी इरफान के साथ सबसे अहम किरदार बनता जा रहा है। 6 नवंबर को सहारनपुर में अदील की गिरफ्तारी के बाद से कई अहम मोड़ आए हैं। जैसे अदील की गिरफ्तारी के बाद AK-47 बरामद की गई। अदील को हिरासत में लिए जाने के बाद फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुआ। अब अदील के भाई का दुबई और पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और अब दुबई मसूद खासकर तुर्की टेरर स्पॉट के तौर पर कुख्यात हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आतंकियों का तुर्की की राजधानी अंकारा में बैठे विदेशी हैंडलर से सीधा संपर्क था। जांच में पता चला कि अंकारा से आतंकी प्लानिंग के लिए सेशन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था। जैश का हैंडलर उकासा कोड नेम इस्तेमाल कर रहा था। उकासा अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब मकड़ी होता है। जाहिर है जैश का हैंडलर अपनी असल पहचान उजागर नहीं कर सकता। हालांकि आतंकी हो या आतंकी आका, दुनिया के किसी भी बिल में छिपकर बैठे हों, भारत की मार से अब बच नहीं सकते। भारत दुश्मनों के घर में घुसकर आतंक का अंत करना अब बखूबी जानता है। दिल्ली कार ब्लास्ट में एक के बाद एक खुलासों से अब हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि डॉक्टर शाहीन जैश-ए मोहम्मद का भारत में एक ऐसा मोहरा साबित हुई है जो जिहादियों का लेडी गैंग बनाने में जुटी हुई थी। हम आपको डॉक्टर शाहीन के डेडली प्लान का वो सच दिखा रहे हैं जिसके तार जैश-ए मोहम्मद से लेकर LTTE से भी जुड़े हुए हैं। तो क्या है इस मैडम सर्जन का सच, देखिए इस रिपोर्ट में।
ऑपरेशन जैश पर डॉक्टर शाहीन मैडम सर्जन का दिल्ली धमाका। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में हुए कार धमाके ने पूरे देश को सन्न करके रख दिया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 10 नवंबर से अब तक दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट में इतने सबूत और चेहरे सामने आ चुके हैं कि जिसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया है। एक बार फिर से जैश ए मोहम्मद का घिनौना खून खराबा दुनिया ने देखा। हैरानी की बात तो ये है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी ने कार धमाका करके इस साजिश को अंजाम दिया है, लेकिन इस साजिश में शामिल ऐसे 6 डॉक्टर सामने आए हैं जिन्हें डॉक्टर ड्रैकुला कहा जाने लगा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस लेडी आतंकी का पूरा सच, जिसने देश में सनसनी मचा कर रख दी है। 45 साल की डॉक्टर शाहीन, जो जैश ए मोहम्मद की आतंकी कमांडर है, उसे जैश ए मोहम्मद में मैडम सर्जन के नाम से जाना जाता है। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही इस लेडी आतंकी की करतूत से अब पर्दा उठ रहा है और जो राज फाश हो रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 12 साल पहले पति को तलाक देने वाली डॉक्टर शाहीन 12 साल बाद दिल्ली कार धमाके से जुड़ चुकी है। अभी तक की जांच में 45 साल की डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार से राइफल मिली है और धमाके में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल से उसकी नजदीकियां सामने आई हैं और भी बहुत कुछ। और ये सब देखिए मैडम सर्जन का दिल्ली धमाका। डॉक्टर शाहीन का ऑपरेशन जैश, दिल्ली धमाके में शामिल मैडम सर्जन। डॉक्टर शाहीन एलटीटीई की तर्ज पर महिला विंग बनाने में जुटी थी। डॉक्टर शाहीन ने एलटीटीई पर केस स्टडी की थी। मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर बनाने में जुटी थी। जैश से हुई थी डॉक्टर शाहीन को फंडिंग। डॉक्टर शाहीन आतंकी ट्रेनिंग के लिए जगह ढूंढ रही थी। यूपी के सहारनपुर और हापुड़ में जगह ढूंढ रही थी। 6 सेंटर में 10 बड़े कमरे बनाने की तैयारी थी। बेसमेंट में बड़ा सा ट्रेनिंग हॉल बनाने का प्लान था। मुस्लिम लड़कियों को जिहाद से जोड़ना चाहती थी। दिखावे के लिए एनजीओ भी खोलना चाहती थी। एनजीओ के लिए कई लोगों से संपर्क में थी। गरीब लड़कियों के नाम पर टेरर फंडिंग जुटाने में लगी थी। ट्रेनिंग सेंटर में जैमर लगाने की भी योजना थी। लड़कियों को सोशल मीडिया से दूर रखना चाहती थी। सेंटर में आतंकियों को मौलवी बनाकर लाने का प्लान था। जिहादी बनाने के लिए लड़कियों के ब्रेन वॉश की तैयारी थी। ट्रेनिंग सेंटर का नाम महिलाओं को मुंतजिमा रखने का प्लान था। ट्रेनिंग सेंटर के बाहरी हिस्से में दवाखाना बनाने की तैयारी थी। ट्रेनिंग के बाकी हिस्से में हॉस्टल और ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाता। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के पैतृक आवास पर। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये उनका मकान है, 121 नंबर मकान है। और डॉक्टर परवेज को जांच एजेंसी फरीदाबाद दिल्ली लेकर जा चुकी है। और बताएं तो डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज दोनों से आमने सामने बैठाकर आज जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती है। सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएं तो लोकल पुलिस इस वक्त यहाँ पर स्पॉट पे मौजूद है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पैतृक आवास है डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज का। लोकल पुलिस लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद पकड़ी गई लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी से जुड़े कई खुलासे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शुरुआती जांच में पता चला है कि शाहीन हमदर्द बनकर युवाओं का ब्रेन वॉश करती थी। वो मेडिकल छात्रों को बरगलाने के साथ ही इलाज कराने आए मरीजों का भी ब्रेन वॉश करती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन विदेश में पढ़ाई करने वाली लड़कियों से ऑनलाइन बात करती थी। वो उन्हें जमात उल मोमिनात से जोड़ने के लिए उकसाती थी। छात्राओं से ऑनलाइन गाइडेंस के नाम पर संपर्क करती थी। धीरे धीरे हमदर्दी जताने के बहाने वो उन्हें संदिग्ध गतिविधियों में जोड़ लेती थी। बताया जा रहा है कि शाहीन ने कई बार जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया था। शाहीन का काम आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का था। यही वजह है कि जब दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच की गई तो पता चला 45 साल की डॉक्टर शाहीन शाहिद की कार से राइफल मिली है और धमाके में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल से उसके करीबी संबंध है। डॉक्टर शाहीन टू डॉक्टर परवेज, बहन भाई का बारूदी प्लान। खबर है कि शाहीन के इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए जैश से फंडिंग हो रही थी।
क्योंकि उसे मुस्लिम लड़कियों को जिहाद की जंग में धकेलने का आदेश मिला था और इस काम में शाहीन कई लोगों की मदद ले रही थी। सूत्रों के मुताबिक शाहीन का भाई परवेज इस काम में उसकी मदद कर रहा था और इसीलिए एटीएस की टीम ने परवेज को भी धर दबोचा है। खबर आई कि जांच एजेंसियों ने शाहीन की टीम डी को डिकोड कर लिया है और ये जानकारी पुलिस को शाहीन के चैट बॉक्स से मिली है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन के चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र किया गया था। इसके अलावा चैट बॉक्स में कुछ कोड वर्ड भी थे। इसके मुताबिक आतंकियों के लिए शाहीन स्पेशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल करती थी और उसने अपने चैट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, फिजिशियन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पैसों के इंतजाम के लिए ऑपरेशन की तैयारी शब्द का इस्तेमाल किया गया। छोटे हथियार के लिए मेडिसिन स्टॉक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। रेकी वाली जगह के लिए ऑपरेशन थिएटर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के मुताबिक शाहीन इन्हीं कोड वर्ड के जरिए टीम डी से जुड़े आतंकियों से बात करती थी और इसीलिए यूपी एटीएस की टीम शाहीन की टीम डी से जुड़े लोगों को ढूंढ रही है। शाहीन का हर प्लान और उसकी टीम डी यूपी एटीएस के रडार पर है। खबर आई है कि जांच एजेंसियों ने शाहीन की टीम डी को डिकोड कर लिया है और यह जानकारी मिली है शाहीन के चैट बॉक्स से। ऑपरेशन जैश पर डॉक्टर शाहीन, 12 साल पहले तलाक, 12 साल बाद धमाका। दिल्ली कार विस्फोट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में आरोपी डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति जफर हयात ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात ने उसकी करतूतों से पर्दा उठाया है। डॉक्टर हयात कानपुर के केपीएम अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। उनका और शाहीन का 2012 में ही तलाक हो गया था। उनका कहना है कि शाहीन विदेश में रहने का दबाव बनाती थी। वो दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई। बच्चे उनके पास ही हैं, बच्चे पिता के पास ही हैं। वो कभी भी अपने बच्चों से मिलने के लिए नहीं आई। और Hello, Moto. Motorola Edge 60 Pro, the edge of excellence.